हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डिंग चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नगर वधू का अर्थ होता है संपूर्ण नगर वासियों की पत्नी। नगर के प्रतिष्ठित लोगों द्वारा चुनी गई वह सुंदर स्त्री जो नाच गाने द्वारा लोगों का मन बहलाया करती थी। इसका मुख्य काम राजाओं, मंत्रियों और बड़े लोगों को खुश करना होता था। हालांकि नगर वधू बनने के बाद ही किसी महिला को यह पता चलता था कि यह काम कितना मुश्किल और खतरे भरा है। यह खतरा ही उसे साहसी और राजनीतिज्ञ बनाता था। उक्त काल में राज नर्तकी, नगर वधू, गणिका, रूप जीवा, देवदासी हुआ करती थी और इन सभी के कार्य अलग अलग हुआ करते थे। दोस्तों, वैशाली की नगर वधू यह उपन्यास आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित एक ऐतिहासिक उपन्यास माना जाता है। इसमें धार्मिक कथाओं को भी इस प्रकार से लिखा गया है कि ऐसा लगता है कि वे ऐतिहासिक घटनाएं हों। इस उपन्यास के लिखने के लिए आचार्य चतुरसेन ने 10 वर्षों तक जैन, बौद्ध और हिंदू धर्म का सांस्कृतिक अध्ययन किया। इस उपन्यास के अनुसार वैशाली में उस समय एक कानून होता था जिसके अनुसार जो वहां की सबसे सुंदर लड़की होती थी वह उस पर पूरे गणतंत्र का अधिकार होता था और वह नगर वधू कहलाएगी। यही नगर वधू आम्रपाली आधी शताब्दी तक अपने युग के समस्त भारत के संपूर्ण राजनीतिक और सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु बनी रही। उपन्यास में मानव मन की कोमल भावनाओं, सामाजिक जीवन और धर्म का बड़ा हृदयकारी चित्रण किया गया है। दोस्तों, आज हम आचार्य चतुरसेन द्वारा रचित इसी वैशाली की नगर वधू उपन्यास की समीक्षा पर चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय वैशाली की नगर वधू। दोस्तों, वैशाली की नगर वधू आचार्य चतुरसेन शास्त्री द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जिसकी गणना हिंदी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासों में की जाती है और यह उपन्यास 2 भागों में है। इस उपन्यास के संबंध में आचार्य चतुरसेन स्वयं कहते हैं कि मैं अब तक की सारी रचनाओं को रद्द करता हूं और वैशाली की नगर वधू को अपनी एकमात्र रचना घोषित करता हूं, यानी कि यह उपन्यास उनका सर्वश्रेष्ठ उपन्यास है। इसमें भारतीय जीवन का जीता जागता चित्र अंकित है। इस उपन्यास का जो कथानक है वो परिवेश और जो कथानक परिवेश है वह ऐतिहासिक और सांस्कृतिक है। इसकी कहानी बौद्ध काल से संबंधित है और इसमें वैशाली की पुरावधू आम्रपाली यानी कि उसको प्रधान चरित्र के रूप में अवतरित करते हुए उस युग के जो हास विलास पूर्ण सांस्कृतिक वातावरण है उसको अंकित करने की चेष्टा की गई है। उपन्यास का कथानक शिशुनाग वंश के राज्य बिंबसार के समय मगध और राज्य और वज्जी गणतंत्र की राजधानी वैशाली के इर्द गिर्द घूमता है। बीच बीच में उस समय के अन्य महाजनपद जैसे कौशंबी, श्रीवस्ती, विदेह, अंग, कलिंग, गंधार आदि का भी उल्लेख होता रहता है। वैशाली की नगर वधू आम्रपाली को वहां का जनपद कल्याणकारी घोषित कर दिया जाता है। दोस्तों, वैशाली में उस समय यह कानून था कि जो भी गणतंत्र की सबसे सुंदर बालिका होगी उस पर पूरे गणतंत्र का समान अधिकार होगा। वह किसी एक व्यक्ति की होकर नहीं रह सकती और इस कानून को वहां के धिकृत कानून के नाम से जाना जाता था। कथानक जो है इस कहानी का, इस उपन्यास का, वह भगवान बुद्ध और महावीर जैन की तरफ भी जाता है। किस तरह से उन्होंने समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए उस सब का वर्णन आपको इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। मगध सम्राट बिंबसार आम्रपाली पर आसक्त हो जाता है और वैशाली पर अपना राज्य स्थापित करना चाहता है। फिर उसके लिए वह वैशाली पर आक्रमण कर देता है। इस उपन्यास में उस समय के नए धार्मिक आंदोलनों का मानव के मन पर, जनमानस पर क्या असर पड़ा यह भी दिखाया गया है। यद्यपि उस समय बुद्ध और महावीर के विचारों को अत्यंत प्रशंसा मिली और उन्हें उस समय अलग धर्म के रूप में नहीं देखा गया था और ना ही इतना विरोध हुआ था जैसा कि आज के समय में एक धर्म में दूसरे धर्म के प्रति देखा जाता है।
राजाओं के द्वारा तब इन नए धर्मों को संरक्षण भी मिलता था, जो कि बाद में सम्राट अशोक के समय में और भी ज्यादा बढ़ गया, जिससे बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों की संख्या बढ़ती गई। भगवान बुद्ध की विचारधारा को उस समय के समाज ने अपनाया था, क्योंकि उन्होंने जो भी कहा था वह हर एक मनुष्य के लिए कहा था और उसके लिए महंगे अनुष्ठानों की कोई आवश्यकता भी नहीं पड़ती थी। आर्यों की धार्मिक प्रगति को भी लेखक ने दर्शाया है कि किस प्रकार उस समय के क्षेत्रीय ब्राह्मणों ने चौथे वेद यानी कि अथर्ववेद की रचना की थी और उसमें जो भी नए नियम प्रतिपादित किए गए, उनकी संकल्पना कैसे की गई थी और उस पर वाद विवाद से क्या निष्कर्ष निकला था, यह सब इस उपन्यास में दर्शाया गया है। लेखक ने इस उपन्यास में उस समय का जो जातीय संघर्ष था उसको भी दिखाने की चेष्टा की है। सही मायने में उस संघर्ष तो नहीं, उसे संघर्ष नहीं कह सकते, क्योंकि क्या है, जो निचले वर्ण क्रम के लोग होते थे उनके पास अपने कोई अधिकार नहीं होती थी, कोई शक्ति संसाधन नहीं होते थे, तो वो संघर्ष करते कैसे। उपन्यास में दिखाया गया है कि भोग विलास का जीवन जीने के लिए किस प्रकार विवाह के नियम बनाए गए थे और किस प्रकार जो शूद्र आदि थे उनको राजमहलों से दूर रखा गया था और इसके लिए आर्यों को उत्तरदायी भी ठहराया गया है, ऐसा इस उपन्यास में बताया गया है। वर्ण संकर अथवा मिश्रित जातियों के लोगों द्वारा साम्राज्य को हे दृष्टि से देखा जाता था। बुद्ध और महावीर ने समाज में इसके विरुद्ध उपदेश दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में सब लोग बराबर थे। इसके कारण से समाज में उनकी जो स्वीकार्यता थी, उन्होंने जो अपने धर्म के प्रचार किए उसको काफी स्वीकार्यता मिली, उसको लोगों ने हंसकर स्वीकार भी किया। इस उपन्यास में राजाओं की सत्ता लोलुपता कितने पहले से है, आपको इस उपन्यास को जब आप पढ़ते हैं आपको अंदाजा हो जाएगा। किसानों को अपनी उपज का एक बड़ा भाग राजाओं को देना पड़ता था। राजमहल हर एक भौतिक सुख सुविधाओं से संपन्न था। गंगा नदी में बाढ़ के समय जनता की सहायता का बीड़ा भी एक बूढ़े संत ने उठाया था। मगध राज्य और वज्जी गणतंत्र इससे बेफिक्र थे कि वहां पर जो बाढ़ आई है उससे लोगों को कितना नुकसान हो रहा है, लोग कितने परेशान हो रहे हैं, इससे किसी भी राजा को मतलब नहीं था। लेखक ने कहानी के पात्रों के माध्यम से दिखाना चाहा है कि गणतंत्र की हालत एक सामान्य राज्य से अधिक भिन्न नहीं थी। वहां भी राजधानी के किलों से बाहर की जनता पीड़ित और असहाय थी। दास दासियों का क्रय विक्रय धनी और सामर्थ्यवान लोगों के लिए एक आम बात थी। इस उपन्यास में साथ ही साथ 500 ईसा पूर्व के काल, जिसे हम उत्तर वैदिक काल भी कहते हैं, की जीवन शैली का भी चित्रण किया गया है। इसमें दिखाया गया है कि आर्य, जो कि मूलतः कृषक और पशुपालक थे, किस प्रकार राजकाज में उच्च पदों पर आरूढ़ हो रहे थे। व्यापार मार्गों की सुरक्षा किसी भी राज्य के सुचारू रूप से चलने में उतनी ही महत्वपूर्ण थी जितनी कि आज हमें देखने को मिलती है। व्यापारी तरह तरह की वस्तुएं बेचने के लिए हजारों कोस की यात्रा करके आते थे और राजा लोग अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए तरह तरह के यज्ञ भी करते थे। उस समय दोस्तों, ब्राह्मणों और पंडितों का समाज में सम्मान और भय दोनों ही एक समान था। राजकुमारों में राजा से राज्य हथियाने की इच्छा रहा करती थी। इस पुस्तक में उस समय के युद्धों का सजीव चित्रण हुआ है और उस समय प्रचलित हथियार जैसे खड़ग, तीर इत्यादि का प्रयोग करते हुए किस प्रकार की रणनीतियां बनाई जाती थी, यह इस उपन्यास में लेखक ने अच्छी तरह से दिखाया है, दर्शाया है। साथ ही साथ इस उपन्यास में पौराणिक कथाओं और धार्मिक घटनाओं का वर्णन ऐसे हुआ है जैसे वह ऐतिहासिक घटनाएं हों। महाभारत का उल्लेख भी दो पात्रों के संवाद के बीच आता है और उसमें उसे पहले हुई घटना के रूप में दिखाया गया है। जरासंध का मगध साम्राज्य के पूर्व राज्य के रूप में चित्रण है। दोस्तों, कहानी के बीच बीच में देवों और असुरों के संग्राम का जिक्र भी आता है, जिसमें कई बुद्धिमान और निपुण मनुष्यों ने देवों की ओर से असुरों के विरुद्ध भाग भी लिया था। इन सब घटनाओं के माध्यम से लेखक ने इस धारणा को बलवती करने का प्रयास किया है कि आज के धार्मिक प्रसंग कभी ऐतिहासिक घटनाएं हुआ करती थी।
जिन्हें सदियों के अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन ने आज धार्मिक घटनाओं के रूप में स्थापित कर दिया है। साथ ही साथ कई जगह उपन्यास में जादुई यथार्थवाद का एक साहित्यिक शैली के रूप में भी प्रयोग किया गया है। इस शैली में कोई घटना या पात्र सामान्य रूप में संभव नहीं होता है, लेकिन उसे साहित्य में ऐसे प्रस्तुत किया गया है जैसे वह एक सामान्य घटना हो। उसका मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। जैसे उसमें कुंडनी एक विष कन्या है और वो असुरों की बस्ती के निकट जादुई नीले प्रकाश से खींचे चली जाती है। इस तरह की बातें इस उपन्यास में हैं। दोस्तों, उपन्यास की जो शैली है वो सरल और रुचिपूर्ण है। इस पुस्तक में तत्सम शब्दों का अत्यधिक प्रयोग किया गया है, जिससे उपन्यास का कलेवर संस्कृत निष्ठ बन पड़ता है। इस पुस्तक में ऐसे शब्दों का अधिक से अत्यधिक प्रयोग हुआ है जिनको हम आजकल बोलचाल जो हम हिंदी में बोलते हैं उसमें इनका प्रयोग नहीं होता है। लेकिन फिर भी यदि यह देखा जाए कि यह एक ऐतिहासिक उपन्यास है और इसमें उस समय की भाषा का प्रभाव लाने की कोशिश की गई है, तो यह सर्वथा उचित आपको लगेगा। दोस्तों, इतिहास और साहित्य में समान रुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह उपन्यास बहुत ही सर्वोत्तम उपन्यास है। उनको यह उपन्यास अवश्य ही पसंद आएगा। तो दोस्तों, ये हमने देखा कि वैशाली की नगर वधू उपन्यास में लेखक ने क्या दर्शाने की कोशिश की है, क्या हमें बताने की कोशिश की है। दोस्तों, इसी प्रकार हिंदी भाषा के और भी महत्वपूर्ण विषयों पर हम अपने आगे के अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही साथ आप अपने मन में उठने वाले प्रश्नों को कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। उनका मैं तुरंत जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।